फिल्म की शुरुआत में हमें 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग एक पहाड़ के पास आए होते हैं क्योंकि उन्हें बाहर खबर मिली थी कि इस पहाड़ के ऊपर बहुत पुराना चर्च है जिसके नीचे एक बहुत ही बड़ी गुफा है और कहा जाता है कि उस गुफा के अंदर कई सारा खजाना मौजूद है जिसी लालच में सभी यहाँ आए हैं। अब काफी मशक्कत के बाद वो लोग उस चर्च के पास आने में सफल हो जाते हैं जो दिखने में काफी डरावना था, पर फिर भी वो सभी वहाँ से गुफा में जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तब उन्हें एक ढक्कन दिखाई देता है जिसके नीचे से गुफा में जाया जा सकता है, इसलिए एक आदमी जिसके हाथ पर VSSF का टैटू बना होता है वो ढक्कन को डायनामाइट से विस्फोट कर देता है। लेकिन डायनामाइट के फटने की वजह से वो जगह काफी कमजोर हो जाती है, इसलिए जैसे ही सभी ढक्कन वाली जगह के पास आते हैं वहाँ की जमीन फट जाती है जिससे सभी नीचे गिर जाते हैं। साथ ही अब वहाँ लैंडस्लाइड भी शुरू हो जाता है जिससे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर उस चर्च पर गिरकर उसे बंद कर देते हैं, जो देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इतना कम नहीं कि तभी उन्हें गुफा के अंदर से किसी क्रीचर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जहाँ निकोलाई नाम का आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी पूरी टीम उसी जगह की जांच कर रही होती है क्योंकि निकोलाई का मानना है कि गुफाओं के अंदर काफी पुरानी एक सभ्यता मौजूद है जिसे दुनिया ने आज तक नहीं खोजा है और जो भी उसे खोजेगा उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तब निकोलाई को गुफा के नीचे पानी दिखाई देता है, इसलिए अब वो जैक और टाइलर नाम के गोताखोर और उनकी टीम से संपर्क करके उन्हें गुफा के पास आने को कहता है ताकि वो उनके साथ पानी की गहराई में जा सके, जिस पर वो सभी तुरंत मान जाते हैं और अगले दिन निकोलाई के कैंप पर आ जाते हैं जहाँ टाइलर को निकोलाई की साथी डॉक्टर जेन दिखाई देती है, इसलिए वो उससे बात करने लगता है। अब रात को जे गुफा की सारी चीजों की जांच करने के बाद अपनी टीम को सारा प्लान बताता है कि वो किस तरह से अंदर जाएंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे, जिसकी बात सभी उस गुफा के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं और फिर एक रस्सी की मदद से थोड़ा नीचे उतरकर वहाँ कैंप लगाते हैं, जिसके बाद जेक ब्रिग्स नाम के गोताखोर को सबसे पहले अंदर भेजता है ताकि वो आगे के रास्ते की जांच करे और कैंप लगाने की दूसरी जगह ढूंढ सके। इसलिए ब्रिग्स वहाँ से चला जाता है और जहाँ जहाँ वो जाता है बाकी सारे लोग उसके सूट पर लगे कैमरा से उसे देख रहे होते। वहीं ब्रिग्स आगे बढ़ते हुए एक जगह आ जाता है, लेकिन तभी उसका बाकियों से संपर्क टूट जाता है जिससे सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है जो देखकर सभी के जान में जान आती है। अब ब्रिग्स को आगे बढ़ते हुए एक अजीब सा छोटा क्रीचर दिखाई देता है, इसलिए उसे बाकियों को भी दिखाता है, पर तभी ब्रिग्स की नजर किसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो सभी को कुछ कह पाता उसके बाकियों से संपर्क टूट जाता है जिससे सारे लोग फिर से परेशान हो जाते हैं और अब तुरंत सूट पहनकर पानी में उतर जाते हैं। पर जब सभी उस जगह पहुंचते जहाँ ब्रिग्स आया था तो वहाँ उन्हें ब्रिग्स बिल्कुल ठीक दिखाई देता है जो बाकियों को सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। तब स्टोर नाम के गोताखोर को एक जगह एक अजीब क्रीचर में दिखाई देता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, पर तभी उसके सामने से एक बड़ा क्रीचर गुजरता है। लेकिन इससे पहले कि स्टोर कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है वहाँ एक भयानक क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है, जिसकी चीख सुनकर सभी वहाँ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी वहाँ जा नहीं पाता। वहीं हमले के कारण ब्रिग्स के ऑक्सीजन टैंक में एक जोरदार धमाका हो जाता है जिस वजह से वहाँ के पत्थर टूटकर बाकियों के वापस जाने का रास्ता बंद कर देते हैं, जिसके बाद अब सभी फिर से उसी जगह आ जाते हैं जहाँ ब्रिग्स आया था। अब जेक सभी को समझाता है कि हमारे वापस जाने के रास्तों को पत्थरों ने बंद कर दिया है और ना ही हमें यहाँ तक कोई बचाने आएगा क्योंकि हम 3 मील जमीन के अंदर है और हमारे पास सिर्फ 12 दिन की ही सप्लाईज है, इसलिए हमें कैसे भी करके इन 12 दिनों के अंदर ही यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। जो जानकर सभी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद अब जेक टॉप नाम के डाइवर के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए फिर से पानी के अंदर उतर जाता है। पर जब दोनों थोड़ा आगे बढ़ते उन्हें वहाँ कई सारे बिच्छू दिखाई देते हैं, इसलिए वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पर तभी जेक के ऊपर वो क्रीचर हमला कर देता है, लेकिन टॉप जैसे तैसे उसे बचाकर बाकियों के पास आता है जहाँ अब जेक काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन उसने क्रीचर के हमले में उसका एक हाथ काट लिया था, इसलिए जेन अब उस हाथ के DNA की जांच करती है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये क्रीचर एक परजीव है जो दूसरों को अपने नियंत्रण में भी कर सकता है, जो जानकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अब सारे लोग मजबूरन आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तभी उन्हें रास्ते में कुछ हड्डियां दिखाई देती है जिस पर दांतों के निशान थे और ये उन्हीं लोगों में से किसी एक की हड्डियां थी जो मूवी के शुरुआत में गुफा के अंदर आए थे। इसके बाद अब सभी फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तब हम जेक को अकेले बैठा हुआ देखते हैं जिसे उसी क्रीचर के ख्याल
चला रहे थे, मानो वो क्रीचर उसे अपने वश में कर रहा हो। जिसके बाद अब सभी फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें वहाँ एक झरना दिखाई देता है। जी कहता है कि हमें झरने से नीचे कूदना होगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर सभी इस खतरनाक झरने से उतरना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जे के कारण उन्हें कूदना पड़ता है, इसलिए एक एक करके सभी झरने में उतरने लगते हैं। पर जब निकोलाई झरने में उतर रहा होता है तो दुर्भाग्य से उसका एक पैर पत्थर में फंस जाता है, जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाता। वहीं अब जीन जैसे ही झरने में उतरने वाली होती है कि तभी कोई चीज उसे पकड़कर पीछे खींचने लगती है, इसलिए टाइलर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहाव काफी तेज था, जिस वजह से वो सीधे झरने के नीचे चला जाता है। पर भाग्य से कुछ समय बाद जीन उस चीज से खुद को छुड़ाकर चार्ली नाम के गोताखोर के साथ झरने के नीचे आ जाती है, लेकिन निकोलाई अब भी ऊपर ही फंसा था। फिर तभी टाइलर को वहाँ से थोड़ी दूर जेक और बाकी दिखाई देते हैं, इसलिए वो जीन और चार्ली के साथ उनके पास जाता है, पर तभी निकोलाई भी नीचे कूद जाता है और अब काफी घायल होने के कारण वो सभी को मदद के लिए आवाज लगाने लगता है। अब निकोलाई की पुकार सुनकर जेक उसे बचाने जाता है, पर तभी निकोलाई पर वो क्रीचर हमला कर देता है और घसीटते हुए उसे पत्थरों के बीच ले जाकर उसे मार देता है। तभी जेक को उस क्रीचर पर VSSF लिखा हुआ मिलता है, यानी कि ये वही मूवी की शुरुआत में डायनामाइट लगाने वाला आदमी है जो कि अब एक क्रीचर बन चुका है। पर वो ऐसे कैसे बना हमें आगे पता चलेगा। इधर निराश होकर जेक बाकियों के पास आ जाता है, जिससे सभी दुखी हो जाते हैं। अब वो सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और तब उन्हें पानी का बहाव काफी तेज दिखाई देता है, जिस पर अब जेक सभी से कहता है कि हमें पहाड़ों के ऊपर जाना होगा क्योंकि ये बहाव हमें और भी ज्यादा गहरे पानी में ले जाएगा। इसलिए चार्ली सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ने लगती है, जो कि काफी ऊंचा होता है, और फिर काफी ज्यादा ऊंचाई पर आने के बाद उसे वहाँ एक छोटा रास्ता दिखाई देता है, इसलिए वहाँ रुककर बाकियों को इसके बारे में बताती है। इसलिए अब सबसे पहले जेक ऊपर जाने लगता है। वहीं चार्ली को आसपास उसी क्रीचर के होने का एहसास होता है, जिससे वो घबरा जाती है और तभी वो क्रीचर वहाँ आकर उस पर हमला भी कर देता है, जिसके कारण चार्ली का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वो सीधे नीचे गिरकर रस्सी की मदद से एक जगह लटक जाती है। तब वो क्रीचर उड़ते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे वो एकदम घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे क्रीचर को फायर गन से जलाकर मार देती है। जिसके बाद जेक चार्ली को लाने ऊपर जाता है, लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ चुकी थी, जिसके कारण सभी और दुखी हो जाते हैं। अब जेक को फिर से अजीब लगने लगता है और इस बार उसकी आंखें भी बदल जाती है। तब जीन सभी को बताती कि मैं समझ गई कि आखिर ये परजीव क्या है। दरअसल कई सालों पहले यहाँ रहने वाली सभ्यता रिचुअल के जरिए इंसानों को शैतान बनाने का काम करती थी ताकि वो उनकी पूजा कर सके, और जब एक शैतान बना हुआ इंसान दूसरे इंसान को काट लेता है तो इससे वो इंसान भी शैतान बन जाता है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह। और यही चीज उस डायनामाइट वाले आदमी के साथ हुई और अब जेक भी वही शैतान बनने वाला है। इसलिए हमें जेक की बातें नहीं सुननी चाहिए, हम पानी के रास्ते से ही बाहर जाएंगे। लेकिन जेक दावा करता है कि मैं अब भी तुम सभी को बाहर निकाल सकता हूँ, पर जीन, ब्रिग्स और एलेक्स नाम के गोताखोर पानी के रास्ते जाने का तय करते हैं। इसलिए जेक और बाकियों को पहाड़ के जरिए आगे बढ़ना पड़ता है। पर अब पहाड़ से नीचे उतरते हुए टाइलर का बैग टॉप पर गिर जाता है, जिससे वो बैग के साथ सीधे नीचे गिरने लगता है। तब वो बैग एक जगह से टकरा कर वहाँ गड्ढा बना देता है, जिस गड्ढे के अंदर से उन्हें एक रास्ता मिलता है। इसलिए सभी उस रास्ते से अंदर जाते हैं, जो सभ्यता के रिचुअल करने वाली जगह निकलती है। तब उन्हें वहाँ के पानी में उबाल भी दिखाई देता है, जिस पर अब जेक टाइलर से कहता है बाकियों को यहीं बुला लो, यही रास्ता हमें बाहर ले जाएगा। इसलिए वो बाकियों को लाने चला जाता है। पर तभी क्रीचर जेक और टॉप पर हमला करने उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर दोनों भी उससे कैसे तो बच जाते हैं। पर आखिर में क्रीचर उनके ऑक्सीजन टैंक को ही ले जाता है। इधर जेक को सबसे पहले ब्रिग्स दिखाई देता है, जिस पर क्रीचर हमला करते हुए अपने साथ ले जा रहा था। टाइलर उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, पर वो बेचारा असफल रहता है और फिर आखिर में वो क्रीचर ब्रिग्स को मार देता है। अब टाइलर के आगे बढ़ते हुए से जीन दिखाई देती है, इसलिए उसे अपने साथ कर लेता है, जिसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एलेक्स भी मिल जाता है। इसलिए अब तीनों भी उसी रिचुअल वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ जेक और टॉप छिपे हुए थे। जेक उनसे कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन टैंक बहुत कम है और मेरा टैंक भी क्रीचर ले गया, मैं उसे लाने जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ से निकलने की तैयारी करो। इसलिए सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी टॉप का पैर फिसल जाता है, जिससे उनका
दोनों टैंक नीचे गिर जाता है। ऊपर से उनकी शोर सुनकर क्रीचर वहाँ आने लगता है जो पहाड़ों पर लगे नोकीले पत्थर से उन पर हमला करता है, जो दुर्भाग्य से एलेक्स के अंदर घुस जाता है और फिर वहाँ VSSF वाला क्रीचर आकर उसे मार देता है, जिसके बाद अब वो टॉप और जीन की तरफ बढ़ने लगता है और टाइलर उसके ऊपर चढ़कर मैशेट से उसका गला ही काट देता है। इधर जेक उस टैंक तक पहुंच जाता है और उसे तुरंत टाइलर की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो एक खाली टैंक में फ्लेयर डालकर उसे पानी में फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। पर अब क्रीचर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अब वो एक चाकू लेकर उस पर ही कूद जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे से लड़कर मारे जाते हैं। साथ ही धमाके के कारण सारी जगह विस्फोट होने लगती है। वहीं टाइलर और बाकी तुरंत पानी के अंदर आ जाते हैं और काफी कोशिशों के बाद तीनों पानी के बाहर आने में सफल हो जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम जेन और टाइलर को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जेन उसके कान में काफी भयानक आवाज से कहती है कि वो क्रीचर गुफा के बाहर भी रह सकते हैं, जो ये अजीब सी बात करते ही वहाँ से चली जाती है। पर टाइलर उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, यानी कि जेन भी उस क्रीचर से इन्फेक्टेड है, जो कुछ समय में वही क्रीचर बन जाएगी। और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।